हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और कैटलिसिस ये क्या होता है, इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस सेशन के अंदर। तो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से आप आज जब इस सेशन को देख लोगे, इस टॉपिक को पढ़ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे और किस तरीके से और कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, हल्का फुल्का सा है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और वहीं से आपका काम बन जाएगा। इतना सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट क्या है और कैटलिसिस क्या है। देखिएगा, कैटलिस्ट ना जब स्टार्टिंग में पता चला तो ये था कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने कोई रिएक्शन करवानी है, आपने कोई एलिमेंट मिलाया और जिससे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, तो जो एलिमेंट मिलाया उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। बट धीरे धीरे जब और चीज़ें देखी गई और बहुत सारी जब रिएक्शंस हुई तो ये भी देखा गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कैटलिस्ट हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए, वो कम भी कर देता है। तो फाइनली अब क्या डेफिनेशन आई कि उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब वेग को परिवर्तित करने का मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और उसके वेग या उसके जो अभिक्रिया करने की जो दर है उसको घटा भी सकते हैं। डन। तो बस यही डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना उस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो एलिमेंट आपने डाला है ना उसके अंदर वो उसके अंदर पर्टिकुलर भाग ले, नहीं, बट रिएक्शन को तेज और आपका या धीमा कर सकता है। ठीक है, चलिए, और ये जो घटना होती है, ये जो पूरा प्रोसीजर होगा उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरण। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्प्रेरण क्या है, कैटलिस्ट मिलाए जाने पर अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन होता है, इस घटना को हम बोलते हैं उत्प्रेरण। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बातें याद करनी है। अब देखिएगा, उत्प्रेरक जो है अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपके कैटलिस्ट हैं या कैटलिस्ट एजेंट जो होते हैं वो रिड्यूस एनर्जी लीडिंग टू इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो आपकी एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा है, उसको कम कर देता है। पता है, ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्प्रेरक जो है वो किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा, उनकी जो सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, उनको कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया रिएक्शन का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो बढ़ जाता है या उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कैटलिस्ट का क्या क्या रोल होता है, कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्प्रेरक का भार और रासायनिक संरचना जो है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो कैटलिस्ट का वेट कितना है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले जो बर्जीलियस थे, इन्होंने उत्प्रेरक पद के बारे में सुझाव दिया था। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है उत्प्रेरक के बारे में किसने बताया था, तो आपको वह याद रखना है किसने बताया था, जे बर्जीलियस ने बताया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले उत्प्रेरक के बारे में सुझाव दिया था। उदाहरण के तौर पर चलें, जैसे कि हैबर विधि। हैबर विधि से हम लोग क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं और अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, जैसे कि क्या क्या कौन कौन से कैटलिस्ट, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी दिक्कत आती है, पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा वीडियो रहेगा, 2 बार आराम से देखोगे तो लगभग 80% चीज़ें तो क्लास में ही याद हो जाएंगी। ठीक है, और जिसने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा, उसको तो फिर सारी ही चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखिएगा, हमारे पास जैसे क्या है यहाँ पर 2 के ClO3 यानी कि आपके पास पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन।
पोटेशियम क्लोरेट है। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हमने एक तो दिया इसको हीट, हमने इसको गर्म करना छोड़ा, यानी कि हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया, हमने इसको हीट दी, और यहाँ पर आपका जो है मैग्नीज ऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, एक ऑक्साइड है किसका, मैग्नीज का। तो जब आप इसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पे पोटेशियम क्लोरीन और पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको तोड़ने के लिए हमने हीट दी। इतना जल्दी रिएक्शन नहीं होता, बट हमने एक और कंपाउंड मिला दिया, मैग्नीज या मैग्नीज ऑक्साइड मिला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत जल्दी इसके अंदर टूट गया। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेरक क्या काम करेगा, उत्प्रेरक जो है उस रिएक्शन को तेज कर देता है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, हम तो नहीं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, जिससे वो रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये अब देखो, हमने जब इसको मिलाया तो क्या ये इसके साथ रिएक्शन किया, नहीं, बस इस रिएक्शन को इसने यहाँ पे इसकी स्पीड को चेंज कर दिया। क्लियर। और देखो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई वनस्पति तेल है, हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, यानी कि जब हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये आराम से अपनी रिएक्शन हो जाती, हम चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो थोड़ा तेज़ हो जाए, मतलब हमें जल्दी चीज़ चाहिए। आजकल हमारे अंदर सब्र नहीं है ना, पेशेंस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से ये रिएक्शन हो जाए। तो हमने फिर क्या किया, इसमें हमने निकल कर डाल दिया। ठीक है, निकल डाला, तो यहाँ पर यही जो वनस्पति तेल है आपको किस में मिल जाएगा, वनस्पति घी। डालडा समझते हो ना, डालडा घी जो आता था, अब उसके ऊपर वनस्पति घी ही लिखा होता है। तो ध्यान रखिएगा, उसको तेल से ही बनाया गया है। तेल में जब हाइड्रोजन गैस पास करी तो क्या बना दिया, वनस्पति घी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं। ठीक है, निकल के प्रेजेंस में भी होता है, मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में भी होता है, दोनों की उपस्थिति में ये रिएक्शन हम करवाते हैं, और दोनों ही यहाँ पर एज एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर काम करेंगे। बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत, बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है सब, चलें आगे। देखो, आगे चलते हैं। जो उत्प्रेरक है ना, या उत्प्रेरण, क्योंकि उत्प्रेरक तो क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर देगा, बट चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर घटना को क्या बोला जाता है, उत्प्रेरण। तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, वो हमें समझ लेने हैं। सबसे पहले बात करेंगे होमोजिनस कैटालिसिस। ठीक है, सेकंड आपका है हेट्रोजिनस यानी कि विषमांगी, तीसरा है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, फोर्थ है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, स्व उत्प्रेरण यानी ऑटो कैटलिस्ट, या फिर प्रेरित उत्प्रेरण या इंड्यूस कैटालिसिस। नाम थोड़े से याद रख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले चलते हैं समांगी। जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है, इस प्रकार की घटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, स्टेट सेम होने का मतलब है कि आपने जो यहाँ पर रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट की 3 प्रकार की स्टेज होंगी ना, 3 से 4, या तो वो हो सकता है सॉलिड, या वो हो सकता है लिक्विड, या हो सकता है गैस, या हो सकता है एक्वेस सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन। तो ये कहता है कि जो अवस्था अभिकारक की है, अगर वही अवस्था उत्प्रेरक की है, मान लो कि हमने क्या किया, हमने वहाँ पर लिया जैसे कि कोई भी अभिकारक, वो हमने लिया सॉलिड स्टेट में, अगर अब वहाँ पे उत्प्रेरक भी सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, तो इस प्रकार का जो ये उत्प्रेरण होगा, कैटालिसिस होगा, इसे होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में करवाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, हमारे पास ये गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर ये भी गैस है। हमने ये जो रिएक्शन करवाई है, हमने यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो NO है ना, इसकी उपस्थिति में कराया, तो आप देख रहे हैं ये भी गैस है।
तो उसके बाद में आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है और ये जो उत्प्रेरक है, इन दोनों की जो अवस्थाएं हैं, स्टेट हैं, वो दोनों सेम हैं। तो इस प्रकार के कैटालिसिस को क्या बोलेंगे? होमोजीनस यानी कि समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। कोई दिक्कत? सिंपल सा है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सुक्रोज है, इसका ये कोई जलीय विलयन हमने लिया है, एक्विस सॉल्यूशन। उसके बाद में पानी भी आपके पास लिक्विड स्टेट में है और आप यहाँ पर HCl ये भी कैसा लिया है? एक्विस सॉल्यूशन। इसकी प्रेजेंस में जब आपने ये रिएक्शन करवाई तो ये भी कैसा होगा? समांगी उत्प्रेरण होगा। बताओ कोई दिक्कत लग रही है क्या? बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड से ही क्वेश्चंस है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा विषमांगी यानी कि हेट्रोजेनस। अब यहाँ से अगर समांगी समझ गए हैं तो विषमांगी बहुत इजीली समझ जाओगे। विषमांगी में क्या होगा? अभिकारक और उत्प्रेरक जो हैं वो अलग अलग स्टेट में होने चाहिए। समांगी में समान स्टेट में थे, विषमांगी में डिफरेंट स्टेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपके गैस की स्टेट में है, हाइड्रोजन यहाँ पे गैसेस स्टेट में है, आयरन की प्रेजेंस में कराएंगे बट आयरन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। तो हमें क्या मिल गया है? अमोनिया मिल गया। और ये वाला जो प्रोसीजर है वो कौन सा कहलाता है? हैबर विधि कहलाती है। तो जनरली ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हम अमोनिया का निर्माण कौन सी विधि से करते हैं? हैबर विधि से। हैबर विधि के दौरान हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं जो कि गैस स्टेट में होती है, आयरन की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें मिल जाता है अमोनिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? हैबर प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा और देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास वनस्पति तेल है, लिक्विड में है, हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं, गैसेस स्टेट में है। निकल की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट है। तो जब आपने यहाँ से इस प्रोसीजर को करवाया तो हमें क्या मिला? वनस्पति घी मिला। कैसा प्रोसीजर है? तो ये आपका एक विषमांगी उत्प्रेरण है। कैसा है? विषमांगी उत्प्रेरण है। बताइए क्या यहाँ पर कोई दिक्कत? बताओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पॉजिटिव उत्प्रेरण यानी कि वो पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है उसे हम पॉजिटिव या हम उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। यानी इससे रिएक्शन का वेग बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, आयरन की प्रेजेंस में करवाते हैं और हमारे पास यहाँ पर अमोनिया बन जाता है। ये जो एरो है ये वो दर्शा रहा है कि अभिक्रिया का वेग इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आपने जैसे ही कैटलिस्ट को यहाँ पर मिलाया आयरन को तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग बढ़ गया है। अब यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हैबर प्रोसीजर के अंदर कौन से उत्प्रेरक को मिलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आयरन की प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है। तो अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अगर कैटलिस्ट मिलाते हैं और उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है उसे हम पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। डन? क्या यहाँ पर कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट देखो। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका पोटेशियम क्लोरेट, अब वही देखो इसमें भी क्या था? मैग्नीज ऑक्साइड मिलाया और गर्म किया तो यहाँ पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगेन यहाँ पर भी बात करें, यहाँ पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सभी आपके पॉजिटिव कैटालिसिस के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रहा है? रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने की आवश्यकता आपको इतनी पड़ेगी कि आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रक्रिया के अंदर, कौन सी अभिक्रिया में हम लोग कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़रूर याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से जब आप क्वेश्चंस करोगे इसको करने के बाद तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं? निकल को यूज़ करते हैं, मॉलिब्डेनम को यूज़ करते हैं। अमोनिया बनाने के लिए
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो क्रिया है वो कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है? आयरन की प्रेजेंस में कराई जाती है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को आपको तोड़ना है तो कौन से उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होगा? तो आपके मैग्नीज ऑक्साइड। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण यानी कि नेगेटिव कैटालिसिस, या फिर आप इसको इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, यानी जो क्रिया को मंद कर दे, रिएक्शन को धीमा कर दे। आगे देखिएगा, जब कुछ पदार्थों को मिलाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है तो इस घटना को हम ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, या इन पदार्थों को हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। डन। अभिक्रिया का वेग कम करने के कारण ये पदार्थ मंदक भी कहलाते हैं। या तो आप इनको नेगेटिव कैटलिस्ट बोल दीजिए या फिर आप इनको इनहिबिटर्स बोल दीजिए, एक ही बात है। मंदक क्या होते हैं? जो रिएक्शन को धीमा कर दें। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, हैवी वाटर को मिलाते हैं ना, रिएक्शन धीमी हो जाती है। हम ग्रेफाइट, बोरोन, इन छड़ों का इस्तेमाल करते हैं एज ए मंदक के रूप में, क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिएक्शन धीमी हो जाती है। समझ पा रहे हैं? अगर जिससे रिएक्शन धीमी हो रही है उसे हम मंदक कहेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और ये किस में बदल जाता है? पानी में, और आपका ऑक्सीजन, यानी कि ये ना वेपराइज हो जाता है। आपने देखा है ना, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकर आओ और अगर आप क्या करोगे, वो जल्दी से क्या हो जाता है, वो वेपराइज हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद शीशी आपको खाली दिखेगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर ग्लिसरॉल मिलाया जाता है ताकि ये रिएक्शन धीमी हो जाए, ताकि आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आपके वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को धीमा कर रहा है, तो ये क्या है, इनहिबिटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जल्दी से ऑक्साइड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन करके ये आपके क्या बना देता है, फॉजिन गैस, जो बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है। वैसे तो क्लोरोफॉर्म का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एज ए एनेस्थीसिया, बेहोश करने में इस्तेमाल करते हैं। और आपने बहुत सारे मूवीज़, सीरियल्स में देखा होगा, किसी को किडनैप करना है, कुछ भी करना है, रुमाल पे फटाफट से ऐसे क्लोरोफॉर्म डाला और सुंगा दो और इंसान बेहोश। ठीक है, परंतु ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो ये फॉजिन गैस बना लेता है, जो बहुत ही ज़्यादा जहरीली है। तो फिर हमें चाहिए कि हम इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ रखें जिसकी वजह से ये जो क्रिया है वो धीमी हो जाए। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, हम इसके अंदर एथेनॉल मिलाते हैं। हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, हम इसके अंदर एथेनॉल मिलाते हैं, या एथिल अल्कोहल, जिसकी वजह से ये रिएक्शन काफ़ी धीमे धीमे होती है। नो डाउट होगी, पर बहुत धीमे होगी, काफ़ी क्रिया मंद हो जाएगी, और इसीलिए ये भी कैसा है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। या क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन में जो आप एथेनॉल मिलाते हैं ये एक मंदक की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक मंदक या इनहिबिटर या एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे? बताइए। चले आगे, चले, चलो। यहाँ पे देखिएगा, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण है वो मंद हो जाता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, वो आपका ऋणात्मक कैटलिसिस कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। डन। चलिए आगे देखिएगा, स्व उत्प्रेरण यानी कि ऑटो कैटलिसिस। ऑटो कैटलिसिस यानी कि हमने कुछ मिलाया नहीं है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट थे वही अभिक्रिया को तेज कर देते हैं और खुद ही कैटलिस्ट बन जाते हैं।
ठीक है, देखो जब किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहा जाता है और इस घटना को हम लोग ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये रिएक्शन, यहाँ पर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है और यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड है। पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप इन तीनों की रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर मिल जाता है मैग्नीज सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन ना क्या होता है, इसके अंदर ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना मैग्नीज सल्फेट, यही इस रिएक्शन के अंदर एज एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्शन को तेज कर देगा। तो इसीलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, जो प्रोडक्ट बना वही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस कहेंगे। हमने कुछ मिलाया नहीं, जो प्रोडक्ट बना वही स्वयं कैटलिस्ट की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका, राइट आंसर क्या, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ या ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। बताओ कि यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, हो जाता ना कभी कभी जुबान फिसल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। बायो कैटलिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि एंजाइम्स है ना, जो क्या काम करते हैं, हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, डाइजेशन करने का काम करते हैं। आप जो इतना सारा खाना खाते हो ना, चपाती खा ली, सब्जियां खा ली, बर्गर, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें ना बहुत जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा शरीर इनसे कोई एनर्जी नहीं ले सकता है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या काम करते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, उसका पाचन करेंगे, उसके बाद हमारे शरीर की जो छुटकू सेल्स हैं वो उससे एनर्जी लेंगी। हमारा शरीर की जो मेन जो है वो सेल है ना, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर आपके सिस्टम्स और फिर आपका पूरा शरीर बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। अब उसको कामकाज करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, वो कैसे मिलेगी, जब आपका खाना पूरा अच्छे से पाचन हो जाएगा, फिर उस खाने से वो लेती हैं एनर्जी। तो इनके अंदर डाइजेस्ट करने में किनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो है एंजाइम्स। वो क्या काम कर रहे थे, आपने जो खाना खाया था उसको डाइजेस्ट करते हैं, उस अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। तो जो रिएक्शन को तेज या धीमा कर दे वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो बस इसी वजह से हमने क्या बोला कि ये क्या है, बायो कैटलिस्ट है, बॉडी के अंदर है, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैनमेड वगैरह नहीं है, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें बायो कैटलिस्ट कहते हैं और इन्हें हम दूसरे शब्दों में एंजाइम्स भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि बायो कैटलिस्ट हम किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है जो एंजाइम्स हैं उसे ही हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं। डन। चलिए, एंजाइम्स जो है वो जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी आपको इसके अंदर नाइट्रोजन कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूरिया है। यूरिया जब पानी के साथ मिलता है तो यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। माल्टोज, माल्टोज ये हमारे शुगर कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। आपने अगर माल्टोज लिया है तो माल्टेज की प्रेजेंस के अंदर ये ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है, यानी ये प्रोसीजर किसकी वजह से फास्ट हुआ, माल्टेज की वजह से। ये आपका जो माल्टोज है ये ग्लूकोज में जल्दी से किसकी वजह से बदल गया, माल्टेज की वजह से। आगे चलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में बदल गया, एथिल अल्कोहल में, किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में। तो ये जो यूरिएज हैं, माल्टेज हैं, जाइमेज हैं, ये सब हमारे कैटलिस्ट हैं। तो याद रखिएगा, यूरिया
अमोनिया में किसकी प्रेजेंस में बदलेगा? यूरिएज। माल्टोज ग्लूकोज में किसकी प्रेजेंस में बदलेगा? माल्टेज। और ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में किसकी प्रेजेंस में बदलता है? जाइमेज। तो ये सब क्या है? एंजाइम्स हैं, और ये सब हमारे बायो कैटलिस्ट भी हैं। ओके, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्च। स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज में। आपने मुंह में जैसे ही खाना रखा तो आपके मुंह का जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होगा माल्टोज में डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इक्षु शर्करा, तो यहाँ पर ये जो सुक्रोज है ये क्या है? सुक्रोज जो है ये आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है? चलिए, दूध जो है, दूध किस में बदल जाएगा? लैक्टिक एसिड के अंदर। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? लैक्टिक एंजाइम की प्रेजेंस में। बताइए, इतना समझ में आ रहा है ना? देखो ये तो सब चीज़ें आपको याद ही करनी होंगी कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सा किसके अंदर चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जो आपके केमिकल वाले थे जो हमने आगे डिस्कस किए हैं वहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ से लगभग ये पूछा जाता है कि बायो कैटलिस्ट का नाम क्या है या किसे हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तब आपको याद रखना है एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। और बाकी ये याद रखिएगा, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसकी प्रेजेंस में बदलता है? इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। दूध लैक्टिक एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो सिमिलर से ही नाम है तो इजीली आप यहाँ पे पहचान जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये सारा कुछ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक फ़ोटो यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। वैसे तो ये सब चीज़ें आपके जो टॉपिक्स आगे आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर हम लोग देखेंगे ही, बट यहाँ पे भी चलो देख लो, ठीक है। देखो हमारी लार के अंदर क्या होता है? हमारे मुंह में क्या होती है? स्लाइवा। जब आप खाना खाते हैं तो जो लार है, स्लाइवा है, वो खाने के साथ मिक्स होती है। तो ध्यान रखिएगा उस लार के अंदर एक तो होता है टाइलिन एंजाइम और दूसरा है माल्टेज। टाइलिन क्या काम करता है? जो स्टार्च है उसको माल्टोज में बदलता है और फिर वही माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर बदलेगा, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, जठर रस। हम आपके पेट के अंदर आ रहे हैं हम लोग। पेट के अंदर दो एंजाइम्स होंगे, पेप्सिन और रेनिन। दोनों ही प्रोटीन का पाचन करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है और आपका जो रेनिन है, कैसीन, कैसीन प्रोटीन है जो मिल्क में देखने को मिलता है। तो रेनिन जो आपका एंजाइम है वो कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देगा, ठीक है। ये दोनों एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे और ये दोनों ही प्रोटीन है। नॉर्मल खाने पीने से आपको जो प्रोटीन मिलेगा पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करेगा, और अगर मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसके अंदर कैसीन प्रोटीन होगा, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम रेनिन करेगा। पूछा जाता है बच्चों में कौन सा एंजाइम ज़्यादा मात्रा में होता है? रेनिन, क्योंकि बच्चे तो दूध ही पीते हैं ना, दूध के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो रेनिन एंजाइम होता है। आगे चलिएगा, पेनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज आपके स्टार्च ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। डन। आगे चलिएगा, आपके पास आता है आंत्रिय रस और ये आपको मिलता है आंत में। आंत यानी कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, छोटी आंत, क्योंकि हमारे भोजन का पाचन छोटी आंत तक ही होता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन का पाचन नहीं होगा। छोटी आंत में पाचन भी हो जाएगा कंप्लीट और अवशोषण भी होता है। बड़ी आंत में सिर्फ जल और जो भी कुछ मिनरल्स हैं उनका ही अवशोषण होगा। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सब सारा कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में, और फिर वहाँ पे मल स्टूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इरेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। माल्टेज जो है और लैक्टेज, माल्टेज माल्टोज को, लैक्टेज ये ना दूध वाली शर्करा है
तो लैक्टेज जो है ना, लैक्टोज यानी जो दूध के अंदर शुगर होती है उसको डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को, और लाइपेज जो है ये फैट को। तो यहाँ से सारी चीज़ें याद रखिएगा। वैसे तो जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तब आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही करवा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गई तो ये क्लास हमारी कम से कम 2 घंटे से भी पार हो जाएगी। बस यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे आपके पर्टिकुलर फूड पार्टिकल्स हैं, और ये सारे आपके एंजाइम्स हैं जो इन फूड को इनके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स का काम जो भी आपके कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं उनको सिंपल फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब जो जटिल है उसको तोड़ करके सिंपल में बदल देना, ये है हमारे एंजाइम्स का काम। ठीक है, और इसीलिए ये प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ गति से करते हैं, तो ये हमारे लिए बायो कैटलिस्ट हैं। डन। चलो आगे देखिएगा, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उत्प्रेरक जो है वो केवल केमिकल रिएक्शन के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनकी स्वयं की कोई भी रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक जो है या तो रिएक्शन को तेज कर देंगे या धीमा कर देंगे, बट ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर प्लेटिनम मिलाया, निकल मिलाया तो वो कुछ और ही बन जाएगा, नहीं, वो जैसे हैं उनकी जितनी मात्रा है वो एज इट इज रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भर भर के डालोगे, थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त है अभिक्रिया के वेग को बदलने में। आगे देखिएगा, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होते हैं, ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कैटलिस्ट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। अगर टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर ही होगा जिसके ऊपर वो काम करेंगे। अगर आपने टेम्परेचर बदलने की कोशिश करी, टेम्परेचर को कम किया या ज़्यादा किया, तो उनकी जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि वो फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए टेम्परेचर का बेशक इनकी क्रियाशीलता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हर एक का अपना एक टेम्परेचर फिक्स होता है। जिस भी हम रिएक्शन की बात करते हैं, अगर आप उससे टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखिएगा, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, बिल्कुल, अर्थात एक ही उत्प्रेरक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, मतलब सभी अभिक्रिया को। जैसे हमने देखा ना कि अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लोगे तो अमोनिया बनेगा, और ये हम आयरन की प्रेजेंस में करवाते हैं। ऐसे ही वनस्पति तेल से जब हम वनस्पति घी बना रहे थे तो हम निकल या मोलिब्डेनम इनके प्रेजेंस में कराते हैं, तो वो आयरन के प्रेजेंस में नहीं होगा। ये कहना चाहता है कि हर एक अभिक्रिया के लिए ना जो उत्प्रेरक होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही आयरन लोगे सारी रिएक्शंस करवा लोगे उससे, नहीं, हर एक अलग अलग उत्प्रेरक अलग अलग अभिक्रिया के लिए सेटल होता है। ठीक है, चलो, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें कई बार लगता है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, नहीं, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन के जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, स्टार्ट करना कैटलिस्ट के हाथ में नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ना आपने देखा होगा, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। आप कई बार पानी को गर्म करो, पानी को आप गर्म कर रहे हैं और बीच में ना जैसे पानी थोड़ा सा बॉईल होने लगेगा ना, आप नमक जब डालोगे तो बहुत तेज़ी के साथ बॉईल होने लगता है, क्योंकि नमक डालने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि नमक डालने से रिएक्शन स्टार्ट होगी, नहीं, आपको उसको हीट देनी पड़ेगी तब भी रिएक्शन शुरू होगा। यानी वो एक्चुअली वो रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, वो फिजिकल चेंज होता है, बट यहाँ से सिर्फ ये समझाने का तरीका था कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे पानी गर्म करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। कैटलिस्ट तो सिर्फ उसकी रिएक्शन की जो स्पीड होगी उसको तेज़ या धीमा कर देगा। ठीक है, चलिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक दोनों अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो दोनों ही डायरेक्शंस में चलती हैं।
ठीक है। जैसे हमने क्या किया, पानी से हमने बर्फ़ बनाया और फिर बर्फ़ से हम लोग फिर पानी बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये दोनों ही डायरेक्शंस में चलती हैं। तो आपका ये पॉइंट कहता है कि जो उत्प्रेरक है ये दोनों ही डायरेक्शंस में सेम तरीके से ही प्रभावित करता है। ठीक है, सेम ही इफेक्ट यहाँ पर इसका आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये सब कुछ आपको इंग्लिश में दिया गया है। जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैटलिस्ट का टॉपिक। यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपके कैटलिस्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, उनको नहीं पता होता है कैटलिस्ट किस तरीके से काम करेगा। अगर आपने ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से पढ़ लेना तो यहाँ से तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि पूछा जाता है इनमें से कौन सा उत्प्रेरक के बारे में सही कथन है, कौन सा गलत है, और साथ में कौन सी रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है। आप इसके क्वेश्चंस करके देखिएगा, डेफिनेटली आपसे बनेंगे और मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।